कैसे हैं? सब ठीक ठाक? शुरू करें। तो प्रिपोजिशन हम लोग देख रहे थे, 30 के आसपास प्रिपोजिशन हम लोग देख चुके हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रिपोजिशन को देखना है, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं। In spite trying our best, we could not reach an agreement on any of the issues. First question. The power to distinguish between differences is the basis of science and art. A, B, C और कोई गलती नहीं तो नो एरर तो रहेगा हमेशा, नो एरर हमेशा। How long would it take to swing over the river? ये 3 क्वेश्चंस और कोई गलती नहीं तो नो एरर, ये तो हमेशा डी ऑप्शन तो हमेशा आपके लिए है। बता लीजिए। Despite trying our best, we could not reach an agreement on any of the issues. कि जितने भी मुद्दे थे उन सब पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बावजूद भी हम लोग किसी मुद्दे पे नहीं पहुंच पाए, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। क्या गलती है बता रखा है, बता चुका हूं। या तो इसमें क्या कीजिए, इसके जगह क्या कीजिए, डिस्पाइट लिखिए,
कि डिस्पाइट, या अगर डिस्पाइट लिखना चाहते हैं इंस्पाइट ऑफ लिखिए, तो मेरे ख्याल से इंस्पाइट की जगह डिस्पाइट ज्यादा अच्छा होता है कि डिस्पाइट ट्राइंग अवर बेस्ट, कि अपने तरफ से सबसे अच्छा करने के बावजूद भी, डिस्पाइट ट्राइंग अवर बेस्ट, डिस्पाइट अवर ट्राइंग अवर बेस्ट, अपने तरफ से सब कुछ करने के बाद भी, अच्छा करने के बाद भी हम लोग मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए, और बेस्ट वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट। द पावर टू डिस्टिंग्विश, अंतर करने की जो क्षमता है, पावर टू डिस्टिंग्विश, अंतर करने की जो क्षमता है, बिटवीन डिफरेंसेस, जो अंतर है किसी के अंतर, इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, कि साइंस और आर्ट का जो आधार है वो कि पावर टू डिस्टिंग्विश, की अंतर कैसे करें, विभेद कैसे करें असमानताओं के बीच। अब क्या गलती है इसमें? तो सिंपल सी गलती है, अगर ध्यान दें तो डिफरेंसेस यहां पर क्लियर नहीं कितने डिफरेंसेस है। तो जहां संभावना बनती है दो से अधिक की, या जहां दो से अधिक हो सकता है, वहां क्या इस्तेमाल करते हैं? एमंग का, एमंग का। तो यहाँ डिफरेंसेस, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? बिटवीन की जगह क्या होना चाहिए था? एमंग होना चाहिए था। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू स्विम ओवर द रिवर, कि नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो नदी को पार करेंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। अब वैसे भी अभी तक तो मैंने ओवर प्रिपरेशन को डिस्कस ही नहीं किया, इसमें तो ओवर आ गया। तो जब एक छोर से दूसरे ओर तक जाने की बात होती, जब एक पार से दूसरे पार तक जाने की बात थी, तो मैंने क्या बताया था, क्या कहा था? एक्रॉस। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्रॉस, कि नदी को पार करके इस पार से उस पार तक जाना है, तो इसमें क्या होगा? एक्रॉस। अब बात करते हैं हम लोग जो आगे की प्रीपोजिशन है उसकी बात करते हैं। तो जैसे एक प्रीपोजिशन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन है, अप टू। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीपोजिशन है अप टू, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अप टू को क्या करेगा? एक साथ लिख देता है। तो अगर अप टू को आपने एक साथ लिख दिया तो सबसे पहले गलती तो यही है, अप टू को एक साथ लिखा तो गलत ये हो गया। अप टू को गलत लिखते हैं किसी चीज, मतलब गलत हो गया। अप टू को एक साथ नहीं लिख सकते, अप टू को जब भी लिखना है अलग। और अप टू का मतलब क्या हो? किसी चीज के तक का सेंस होता है, किसी चीज के तक पहुंचने का सेंस है, कहीं तक। जैसे कहा, दिस इज अप टू द मार्क, कि जैसा होना चाहिए वैसा, जैसी उम्मीद है वैसा, किसी के उम्मीदों के अनुरूप होना, किसी चीज के भावनाओं के अनुरूप होना, तो किसी चीज की जो सीमा है उस सीमा तक पहुंचना। तो अप टू द मार्क हुआ जहां तक मार्क है वहां तक है। इसका मतलब कि अप टू द मार्क एडीएम की तरफ यूज होता है, कि जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही, मतलब उम्मीद से, अप टू एक्सपेक्टेशन। तो अप टू एक्सपेक्टेशन कह रहे क्या? जैसे कहा, ही डिड नॉट परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशन, ही डिड नॉट परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशन, की जैसे उम्मीद थी, जैसा एक्सपेक्टेशन था, उस उम्मीद तक काम नहीं किया। जैसा उम्मीद था, जैसा एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन तक, उस उम्मीद तक उसने काम नहीं किया। जैसा उम्मीद था, जैसा एक्सपेक्टेशन था, उस उम्मीद तक, उस एक्सपेक्टेशन तक काम नहीं किया। ठीक है, अप टू द एक्सपेक्टेशन। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट लेते हैं, यानी अप टू छोटा सा है लेकिन बार बार पूछता है। नेक्स्ट, जैसे हम बात करते हैं बिलो, बिलो भी कई बार पूछा हुआ। तो बिलो का मतलब होता है लेस, कम। क्या होता है? लेस, कम। जो जैसे कहते हैं, दिस इज बिलो स्टैंडर्ड, कि जो स्टैंडर्ड है उससे कम, जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से कम। हम कहते हैं बिलो द मार्क, बिलो द मार्क मतलब जो चिन्ह है उस चिन्ह से नीचे। ठीक, नीचे। हम कहते हैं बिलो द नीज, जैसे वाटर इज फ्लोइंग बिलो द नीज, कि जो नीज है, घुटना है, उसके नीचे से, नीचे तक पानी, और बिलो किस चीज के नीचे। बिलो का इस्तेमाल जो है, हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन,
बिलो पॉवर्टी, किसी चीज के नीचे किसी चीज के कम, पॉवर्टी लाइन, किसी चीज के नीचे किसी चीज से कम, किसी चीज के नीचे या किसी चीज से कम। नीचे में यहाँ एक सेंस और देखना होता है कि कभी कभी हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम ये टेबल है और यहाँ कोई चीज है तो ये भी नीचे है, और यहाँ कोई चीज है तो ये भी नीचे है। ये जो नीचे है इसको हम लोग कहते हैं अंडर, और ये जो नीचे है इसको कहते हैं बिलो। तो अगर हमने कहा बिलो द हिल, बिलो द टेबल, तो बिलो द टेबल कहने का मतलब बगल में, बिलो द टेबल कहने का मतलब कैट यहां पर बैठा हुआ, द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल। तो बिलो द टेबल कह रहे हैं, इसका मतलब टेबल के बगल में, नीचे ही लेकिन टेबल के बगल में। और अंडर द टेबल कह द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो जब द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल कहता है उसका मतलब टेबल के ठीक नीचे में। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल उसका मतलब टेबल के ठीक नीचे में, टेबल के ठीक नीचे में। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के ठीक नीचे में। क्लियर? टेबल के ठीक नीचे में, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के ठीक नीचे। क्लियर? साफ साफ है? तो अंडर कह रहे थे मतलब टेबल के ठीक नीचे में, बिलो कह रहे इसका मतलब अगल बगल। अंडर कह रहे टेबल के ठीक नीचे में, बिलो कह रहे इसका मतलब अगल बगल। ये कई बार एग्जाम वगैरह में पूछता है ऐसे, ठीक है? जैसे हम कहते हैं द विलेज, ऐसे द विलेज इज, अब गैप कर दिया, द हिल, और भरने के लिए दे दिया, बिलो दे देगा, अंडर दे देगा, कुछ और भी दे दे, कुछ और भी दे दे, जो भी दे दे। तो कोई भी जो हिल है, हिल के, कोई भी अगर हिल है तो हिल के बगल में गांव हो सकता है, हिल के नीचे, हिल के अंदर। तो ये मान लो ये पहाड़ है तो पहाड़ के तराइयों में इधर बगल के इलाके में होगा, पहाड़ के नीचे तो गांव हो नहीं सकता है, विलेज हो नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होगा, बिलो द हिल। क्या होगा? बिलो द हिल। लेकिन अगर मान लो केव होता है, एक गुफा होता है, एक कंदरा होता है, एक गुफा है, कंदरा है, तो गुफा और कंदरा तो पहाड़ के अंदर ही होगा, पहाड़ में छेद करके बनाना, काट करके बनाना पड़ेगा। तो हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ केव अंडर द हिल, देयर इज अ केव अंडर द हिल। मतलब केव की अगर हम बात करें तो केव हिल के अंदर, अंडर द हिल हो जाएगा, केव गुफा। तो अगर हम बिलो की बात करते हैं तो बिलो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के नीचे, मतलब ठीक नीचे, और अंड मतलब बगल में, और अंडर कहने का मतलब कोई चीज है और उस चीज के अंदर। ठीक है? तो इस दोनों बात का ध्यान रखना, बिलो और अंडर का। ठीक है? चलिए और आती है, तो बिलो की कहानी थी, क्या क्या अभी क्या लिखा था, अंडर द हिल, केव है, गुफा है, तो गुफा अंदर होगा। आगे बात करते हैं। बिलो हो गया, अब टू आपने देख लिया। देखिए अंडर, अंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर तो किस, एक तो सीधा सा मतलब होता है कम, लेस, या किसी के नीचे, या किसी के अधीन। ठीक है? किसी के अधीन, कम, नीचे। जैसे हम कहते हैं अंडर एज, तो अंडर एज कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी एज है उस एज से कम है, इज अंडर एज, जितना जितना एज होना चाहिए उस एज से कम है। ठीक है? हम कहते हैं अंडर 19, तो अगर हमने इस्तेमाल किया अंडर 19, तो अंडर 19 कहने का मतलब क्या है, 19 के अंदर, 19 से नीचे, 19 से कम। हम कहते हैं अंडर द सुप्रीम कोर्ट, तो और अंडर द सुप्रीम कोर्ट अगर हम कहते हैं तो यहां सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अधीन, किसी से छोटा। हमने कहा ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स अंडर मी, तो यहां पर क्या कि मुझसे नीचे है, मुझसे छोटा है। जैसे रैंक की बात करते हैं, कोई कर्मचारी किसी ऑफिसर्स किसी, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो जो बड़े से छोटे रैंक की बात करते हैं, कम कम, तो उसको क्या कहते हैं, अंडर, नीचे या किसी के अधीन। ठीक है? कैट वाला तो आपने हमने सिटिंग, आई एम सिटिंग अंडर द फैन, आई एम सिटिंग
अंडर द फैन। तो सिटिंग अंडर द फैन का मतलब क्या, पंखा ऊपर घूम रहा है और उसके नीचे आप बैठे हो। आई एम सिटिंग अंडर द फैन। अब कहते अंडर द ट्री, अंडर द ट्री तो मतलब क्या हुआ, पेड़, पेड़ के अंदर, पेड़ और पेड़ के अंदर। तो किसी चीज के अंदर अगर कह रहे हो, ठीक है, किसी चीज के अंदर, किसके अंदर कहने का मतलब किसी के नीचे, कोई चीज ऊपर है उसके आप नीचे है, तो अंडर द ट्री कहने का मतलब ये पेड़ है, पेड़ के नीचे आप है, ये पंखा, पंखे के नीचे हम है, तो अंडर द फैन। क्लियर हुआ। अंडर का मतलब कभी कभी क्या है, इनकम्प्लीट भी लिखते हैं, इनकम्प्लीट लिखते हैं अंडर, और मीनिंग होता है इनकम्प्लीट। लिख रहे हैं अंडर लेकिन मीनिंग आता है इनकम्प्लीट, अधूरा। जैसे हम कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, तो अंडर कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कहा द वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, पूरा सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सेंटेंस तो पूरा आप बना भी, द वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, या द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी खत्म नहीं है, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि काम चल रहा है, काम जारी है, काम हो रहा है। ये हम कहते हैं अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन। तो अंडर कंसिडरेशन जब हम कहते हैं, इसका मतलब विचाराधीन, ठीक है, विचाराधीन, तो अंडर कंसिडरेशन। एक चीज और यहां ध्यान देना है, कभी कभी एक होता है किसी के अंदर, और कभी कभी होता है छांव। तो पेड़ के अंदर बैठे तो अंडर, यानी पेड़ है और पेड़ की शाखाएं और शाखा के नीचे बैठे, तो ये तो हो गया क्या, पेड़ के अंदर, पेड़ है ऊपर में और नीचे आप बैठे इसलिए अंडर कहते हैं। लेकिन जब हम छांव की बात करते हैं, छांव, पेड़ की वजह से जो छांव बनेगा, छाया बनेगा, उस छाया में अगर हम बैठे हैं तब तो शेड लिखना पड़ेगा ना, इन शेड, क्या लिखना पड़ेगा, इन सैड या इन सैडो। छांव में इन सेड भी कहते हैं, इन सेड, छांव में, किसी चीज के छांव में, इन सैडो, सैडो के छांव बना लिया तो उसमें क्या होगा, शैडो में बैठे हैं तो छांव, ठीक। छांव अलग चीज है, छांव क्या, परछाई बन रही है, तो परछाई के अंडर आप नहीं बैठते, परछाई में बैठते आप, कोई चीज है उसकी परछाई बनी है, उसका छांव आ रहा, उस छांव में आप बैठते, इन सैडो, ठीक है, या इन सेड। और अंडर द ट्री, ट्री है तो अंडर लिखना है क्योंकि पेड़ है, पेड़ के नीचे आप बैठे। आप जब पेड़ के छांव कहना चाहते हैं तो फिर शैडो लिखिए, शेड लिखिए, और जब ट्री ही कहना चाहते हैं तो फिर ट्री के, तो पेड़ के तो नीचे आप बैठे, छांव अलग है, पेड़ अलग है। तो ये अंडर की बात समझ में आ गई, अंडर कंसिडरेशन। या तो अंडर का इस्तेमाल हम कई अलग अलग सेंस में करते हैं, इनकम्प्लीट के सेंस में भी करते हैं, किसी से कम के सेंस में करते हैं, कोई चीज किसी के अधीन है तो उसमें करते हैं, ठीक है। तो कई अलग अलग सेंस में हो सकता है। हम कहते हैं अंडर द वेल, अंडर द वेल मतलब किसी के पीछे छुपा हुआ, जिसे कहते हैं घूंघट के पीछे छुपा हुआ। वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट। कोई कहता है घूंघट की आड़ से, गाना भी एक बहुत, घूंघट की आड़ से, या घूंघट की ओट से। तो अंडर का मतलब कभी कभी ओट भी होता है, ओट या आर, या किसी चीज के से छुपा हुआ, अंडर द वेल, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, तो हम नीचे हो गया। तो अंडर वेल कह रहे हैं या अंडर कवर कह रहे हैं, तो इसका तो सबका हिडन, छुपा, और तो पर्दे के पीछे से, अंडर द वेल, या मुखटे, मुखड़े के, मुखोटा, मुखोटा के पीछे से। हमने कहा अंडर द गार्ब ऑफ, तो अंडर द गार्ब ऑफ का कहने का मतलब क्या हुआ, अंडर द गार्ब ऑफ, इसका मतलब किसी के कपड़े पहनकर, यानी किसी का वेश धारण करके, किसी का रूप धारण करके, अंडर द गार्ब ऑफ। तो किसी का रूप धारण करके, किसी के कपड़े पहनकर, किसी का वेश धारण करके, किसी का ओट लेकर, अंडर, यानी किसी का ओट लेना, किसी चीज के पीछे छिप जाना, ये सेंस भी अंडर के सेंस में आता है, ठीक है। तो अंडर के ये अलग अलग यूज थे। नेक्स्ट एक वर्ड आता ओवर। तो ओवर तो एक सीधा सीधा मतलब होता है मोर देन या हायर देन, किसी चीज से अधिक या किसी से ज्यादा, मोर देन या हायर देन, तो सीधा सीधा मीनिंग निकला ओवर का, मोर देन या हायर देन।
तो मोर देन या हायर देन की बात अगर करते हैं तो मोर देन का मतलब वो किसी चीज से ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग यानी जितनी एक्टिंग होनी चाहिए उससे ज्यादा। ये आपने क्या दिया, ओवर लोड, यानी जितना लोड होना चाहिए उससे ज्यादा, मोर हो गया, मोर देन, किसी से ज्यादा किसी से अधिक, मोर देन, ओवरलोड, मोर देन अधिक हो गया, ज्यादा हो गया, मोर देन। कहते हैं हाइयर देन, किसी से ऊंचाई में, अगर किसी से ऊंचाई में ज्यादा है, ठीक है, ऊंचाई है और ऊंचाई में कोई चीज से ज्यादा है, तब क्या कहेंगे हम, जैसे मैं कहा ही ही jumped over the wall, he jumped over the wall, कि दरवाजे को इस मतलब वॉल को इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करके चला गया, इस तरफ से उस तरफ तक क्रॉस करके चला गया, he jumped over the wall। तो क्या हुआ कि दीवार है, दीवार के इस तरफ से हायर मतलब उस तरफ चला गया, तो हायर हुआ, उससे ज्यादा दीवार से ऊंचा ये तो होगा, तो किसी से ऊंचा या किसी के दूसरे तरफ, तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी ओवर का इस्तेमाल किसी के ऊपर से गुजरते हैं तो भी लिखते हैं, जैसे फ्लाइंग ओवर, फ्लाइंग ओवर एशिया, कि हम एशिया के ऊपर से उड़ रहे हैं, फ्लाइंग ओवर द ओवर एशिया, नीचे में एशिया है और ऊपर से मतलब कंट्री या कंट्री के ऊपर से, फ्लाइंग ओवर एशिया, तो एशिया के ऊपर से जैसे हम कहते हैं आवर फ्लाइट इज फ्लाइंग ओवर एशिया, या वी आर फ्लाइंग ओवर एशिया, हम लोग एशिया के ऊपर से गुजर, या हमने कहा वी आर फ्लाइंग ओवर थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के ऊपर से, यहाँ ऊपर से टच करते हुए थार डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो पॉसिबल हो सकता है थार डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहे हैं, फ्लाइंग ओवर। ओवर का मतलब ये भी हो सकता है किसी से पूरी तरह से ढका हुआ, कवर, पूरी तरह से ढका हुआ, जैसे क्या अ ब्लैंकेट, ये पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, देयर इज अ ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, देयर इज अ ब्लैंकेट या देयर इज अ सॉल ओवर हिज बॉडी, देयर इज अ ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी कहने का मतलब उसका पूरा का पूरा शरीर जो है ब्लैंकेट से कवर है, उसका पूरा का पूरा जो बॉडी है, पूरा जो शरीर है वो ब्लैंकेट से कवर है, ब्लैंकेट से ढका हुआ, हिज बॉडी इज कवर्ड, देयर इज अ ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। तो किसी से पूरी तरह से कवर कर देना, हमने कहा देयर इज अ कवर ओवर द पिच या ओवर द ग्राउंड, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो पिच है, पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो कवर से ढका हुआ है, ढक नहीं, किसी को पूरी तरह से अगर ढक देते थे, हमने कहा देयर आर क्लाउड्स ओवर द स्काई, देयर आर क्लाउड्स ओवर द स्काई, ठीक है, देयर आर क्लाउड ओवर द स्काई, कि बादल जो है आकाश में को ढके हुए हैं, ठीक है, बादल जो है आकाश को ढके हुए, दे आर क्लाउड्स ओवर द स्काई, मतलब बादल छाए, हिंदी में कोई ये भी कह सकता है बादल छाए हुए हैं या बादलों ने आकाश को ढक रखा है, तो किसी को कवर करना, किसी को कवर करने का जो सेंस है वो भी आराम से ओवर से बनता है। तो ओवर का मतलब किसी से ऊंचा, किसी से अधिक, हाइयर है, वो हम कहते हैं ओवर हिज हेड, दिस इज ओवर माई हेड, दिस इज ओवर माई हेड, कि मेरे सिर के ऊपर से गुजर रहा है या मेरे सिर से ऊपर है, दिस इज ओवर माई हेड, दिस इज, तो सिर के ऊपर हो गया। तो किसी चीज से हायर कहना चाहते हैं, ऊंचाई में ज्यादा कहना चाहते हैं, तो भी इस्तेमाल होता है ओवर का, और किसी से ज्यादा का, किसी से अधिक का, तो भी इस्तेमाल होता है ओवर का। हायर, हायर कह रहे हैं, ज्यादा कह रहे हैं, अधिक कह रहे हैं, मोर देन कह रहे हैं, तो भी इस्तेमाल होना है, हायर और मोर देन दोनों में, अधिक भी। अब एक चीज और समझना है, ओवर और एबव, हालांकि मैंने इसको डिफरेंस पहले भी मुझे लगता पता है कि ओवर माई हेड और एबव माई हेड, तो ओवर माई हेड कहते हैं तो इसका मतलब है सिर के ठीक ऊपर की, ये अगर आपका सिर है तो इस सिर के ठीक ऊपर, ये है ओवर माई हेड, और एबव माई हेड कहते हैं, ये तो ये होगा मतलब या एबव मी, तो इसका मतलब यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है,
तो एबव में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ओवर कह रहे हैं इसका मतलब यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। ओवर कह रहे हैं इसका मतलब ठीक के सिर ऊपर, यानी कोई चीज हम कहते हैं द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड कह रहे हैं, इसका मतलब पंखे के ठीक नीचे में मैं हूँ, या मेरे सिर के ठीक ऊपर में क्या है, पंखा है, तब हम कहते हैं ओवर माई हेड। ओवर माई हेड। और अगर हम above my head कहते हैं, above my head कहते हैं, तो सिर के ऊपर हुआ, लेकिन ठीक सिर के ऊपर है, ठीक सिर के ऊपर है, तो ओवर, और ठीक के इधर उधर कहीं ऊपर है तो above, ठीक है, above। चलिए, ये कहानी थी above over। अब उसमें कुछ थोड़ी सी और बातों को देखते हैं। एक दो प्रीपोजिशन हमारा ऐसा है जो एग्जाम में बार बार आता है, जरा उसको हम देखते हैं। जैसे एक है फ्रेज प्रीपोजिशन में लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। इसमें क्या होता है कि कई बार लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, और एग्जाम में लुक फॉरवर्ड करूंगा तो किसी का उम्मीद करना, किसी का इंतजार करना। जैसे लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, और पूछा नो एरर, नो एरर कह दिया। क्या करें? तो कई लोग क्या करते हैं, इसमें सीइंग को सी करके आ जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे पहले तो ये चल रहा होता है कि एक तो सी है, मेंटल एक्शन का एक्शन है, सी में आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये चलता है। दूसरी बात ये चलता है कि वैसे भी टू के साथ क्या होता है, भी1 होता है, तो टू के साथ आईएनजी लगाने की बात ही खत्म हो गई। तो यही आपको समझना है, इन्फिनिटिव में मैंने आपको बता भी रखा है कि अब जिसने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा, इस टू को प्रीपोजिशन समझेगा नहीं। यहां तो लुक फॉरवर्ड टू ये पूरा एक वर्ड है, फ्रेज प्रीपोजिशन है, जिसमें कि टू प्रीपोजिशन है। लुक फॉरवर्ड टू कह रहे तो टू क्या है, प्रीपोजिशन है। इस चीज को समझना पड़ेगा, और जो इस चीज को नहीं समझेंगे तो उनको दिक्कत होगी, इनको प्रॉब्लम होगी। उनको लगेगा टू के साथ भी1 होना चाहिए, तो वो आराम से 2 + भी1 करके आ जाएंगे। तो यहाँ जो है लुक फॉरवर्ड टू एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन की वजह से इसमें सी में आईएनजी लग रहा है। और प्रीपोजिशन जब भी होगा, प्रीपोजिशन जब भी होगा, एकदम ये ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन जब भी होगा तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उस वर्ब में आईएनजी लगना कंपलसरी है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब होता है उस वर्ब में आईएनजी लगना कंपलसरी है, होता ही है। ये प्रीपोजिशन की पहचान, प्रीपोजिशन और टू में यही डिफरेंस है, या कोई प्रीपोजिशन दूसरे वर्ड में डिफरेंस है कि प्रीपोजिशन अगर आएगा तो वर्ब में आई, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो उसमें आईएनजी लगेगा। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो उसमें आईएनजी लगना ही है। ये रूल है, इस रूल को आप चेंज नहीं कर सकते, इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इस रूल के पीछे लॉजिक ये है कि आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जनरली नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद जनरली नाउन आता है। तो वर्ब को नाउन बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, या वर्ब का कोई अपना नाउन होगा। जैसे आपको मैं नाउन चैप्टर जब पढ़ा रहा तो मेरे पढ़ा था अराइव का अराइवल, डिपार्ट का डिपार्चर, रोटेट का रोटेशन, तो आप नाउन बना दीजिए, वर्ब का सीधा नाउन जरूर नाउन लिख दीजिए। अगर वर्ब का नाउन नहीं है अपना कोई, तो फिर उस वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, सिंपल सा है। समझ में आ गई मेरी बात कि वर्ब को नाउन बनाने का दो तरीका है, या तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको पढ़ा रखा है उसके हिसाब से आप नाउन बनाइए, रोटेट का रोटेशन, डिपार्ट का डिपार्चर, अराइव का अराइवल, डाई का डेथ, लिव का लाइफ। या फिर दूसरा तरीका है, अगर आपको उस कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका कि अपना प्रीपोजिशन नहीं, अपना नाउन फॉर्म खुद नहीं होता, तो फिर उसमें आईएनजी लगा के नाउन बनाना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन बनाने के दो तरीके हैं, या तो खुद का नाउन है फिर आईएनजी है, खुद का नाउन नहीं तो आप उसमें आईएनजी लगाइए। सी का अपना खुद का नाउन नहीं इसलिए आईएनजी लगाया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं आपसे मिलूं, या मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ
टू प्रीपोजिशन इसलिए आईएनजी लग रहा है, ठीक है। ऐसा एक वर्ड और होता है विथ अ व्यू टू। तो विथ अ व्यू टू भी जो है, इसका मतलब होता है के मद्देनजर, किसी बात को ध्यान में रखते हुए। विथ अ व्यू टू का मतलब क्या है? किसी बात को ध्यान में रखते हुए, किसी बात के मद्देनजर, किसी बात के मद्देनजर या किसी बात को ध्यान में रखते हुए, किसी बात को ध्यान में रखते हुए, किसी चीज के मद्देनजर, विथ अ व्यू टू। तो इसमें भी ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। इसमें भी टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। प्रीपोजिशन है तो इसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा he went to the station with a view to receive his brother। ये कितना प्यारा सेंटेंस ना, किसी को शक ही नहीं हुआ कुछ गलती हुआ, शक ही नहीं होना। He went to the station, he went to the station with a view to receive his brother, with a view to receive his brother। तो बिल्कुल गलत हो गया। अब विथ अ व्यू टू क्या? एक फ्रेज प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, इसमें टू प्रीपोजिशन है। ये 8-10 चीजों पर ध्यान रखना होता है, वो ये बात बन जाएगी विथ अ व्यू टू। अब ये प्रीपोजिशन है तो ये क्या होना चाहिए था? आईएनजी होना चाहिए। तो गलती क्या है यहाँ? रिसीविंग। विथ अ व्यू टू receiving his brother, he went to the station with a view to receiving his brother, he went to the station with a view to receiving his brother। ठीक है। तो ये जो कुछ प्रीपोजिशंस हैं, इस प्रीपोजिशन पर इन स्पाइट ऑफ मैंने बताया, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, तो ये 4 प्रीपोजिशन जो है ये कई बार लोगों को प्रॉब्लम करता है। कौन कौन सा? इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। और ये जो 4 प्रीपोजिशंस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 4 आपको बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा, बार बार पूछे जाने वाला है, कई बार पूछा जाने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, रखना बहुत जरूरी है। अब थोड़ी सी बात अभी और करनी है। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम है, वक्त है, वक्त है। जैसे मैंने कहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको याद करना पड़ता है ग्रामर के बुक में, ग्रामर के बुक में याद ही करना पड़ता है। तो आप किसी भी ग्रामर के बुक को देखेंगे, किसी की ग्रामर के बुक को देखेंगे तो आपको उस वर्ड का लिस्ट होता है। जनरली 400 से 500 वर्ड होता है, 400-500 वर्ड का लिस्ट होता है। तो 400-500 वर्ड, 500 तो कम से कम। तो डेली अगर हम 5-5 भी याद करें, डेली अगर हम 5-5 भी याद करें बुक से, तो 1 महीने में 150 याद हो जाएंगे, 3 से 4 महीने में आपके सारे याद हो जाएंगे। तो डेली 5-5 याद करना चाहिए, डेली। अब ये है क्या, उसे समझिए कैसे होता है, कैसे बुक में दिया था। एक दो मैं एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे देखिएगा, कहीं पे क्या हो सकता है, लिखा रहेगा आपको एक्यूज, तो वर्ड लिखा रहेगा, इसका प्रीपोजिशन लिखा रहेगा ऑफ। तो उसमें कुछ लोग सिंपली, कुछ बुक में तो लिखा रहता है कि वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, ठीक है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। और कुछ बुक क्या करता है उसको, उस जैसे मेरा लेक्सिकन है, कुछ बच्चों को मेरा लेक्सिकन अवेलेबल होगा, मिला भी, तो उसमें मैंने नेस्फील्ड से कॉपी करके रखा था। तो उसमें क्या है कि वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, तो हेडिंग तो यही है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वर्ड्स को कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ नाउन्स होते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन आता है, कुछ वर्ब होते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन आता है, और कुछ एडजेक्टिव होते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन आता है। तो ये जो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन हो गया, वो तो वर्ड्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो वर्ड्स 3 कैटेगरी में जाएगा। प्रीपोजिशन 3 के साथ आ सकता है, यानी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ सकता है, आता है,
एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन आता है, यानी एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन आता है और नाउन के साथ प्रीपोजिशन आता है। अब आपको दिया जैसे एक्यूज है, तो एक्यूज क्या है, वर्ब। अब इसका प्रीपोजिशन फिक्स है, ऑफ ही होता है, तो बुक में क्या करेगा, वर्ड दिया रहेगा और इधर प्रीपोजिशन दिया रहेगा। और हो सकता है कोई एग्जाम्पल ही जैसे ही लिख रहा है, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ, या ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है, ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। या ऐसे लिख दिया, ऐसे कोई वर्ड का कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन फिक्स है, ऑन ही होगा। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेट है तो उसका प्रीपोजिशन ऑन ही होगा, यही याद करने की चीज, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अभ्यस्त, आदि, किसी चीज का आदि होना, एकस्टम्ड, तो एकस्टम्ड का प्रीपोजिशन फिक्स है, एकस्टम्ड का प्रीपोजिशन टू ही होता है। जैसे हम कहते हैं कि वो धूम्रपान करने का आदि है, या दारू पीने का आदि है, शराब का आदि है, तो हम ये नहीं कहेंगे ही एकस्टम्ड ऑफ, इज एकस्टम्ड ऑफ नहीं कहेंगे, हिंदी में कह रहे वो शराब पीने का आदि है, उसको शराब पीने का लत है, उसको सिगरेट पीने का लत है, ठीक है। तो सिगरेट पीने की लत है, हम कह रहे हैं शराब पीने की लत है या सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, हम पीने की आदत बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में फिक्स है कस्टम के साथ टू, ही इज अकस्टम्ड टू स्मोकिंग। ये भी नहीं कि कस्टम्ड विथ, तो ये चीज आपको चुनना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और उसमें भी उस टू वाले इंफिनिटिव में भी मैं कहता हूँ कि टू जिस जिस वर्ड के साथ, जिस जिस वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन के साथ टू आता है, उस पर तो खास ध्यान रखना है, क्योंकि टू के साथ आपको दो गलती कर सकता है कि जिस जिस वर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन है उसमें V1 लगा देगा, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर 500 वर्ड है, उस 500 वर्ड में 50 वर्ड ऐसे हैं जिस जो जो टू जिसके साथ टू आ रहा है, तो उस 50 को तो एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले 10 बार 50 बार देख कर जाना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट मार्क आता है, तब जाके कंप्लीट करनी। तो प्रीपोजिशन तो आपको एकदम उलझा सकता है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिस पे वर्क करने की जरूरत है, और अच्छे से वर्क करने की जरूरत है, और याद करने की जरूरत। जो समझ आने वाली बात थी तो मैंने समझा ही दिया, और अब याद करने का पार्ट रह गया। याद करने की बात रहेगी कि वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। जैसे मान लो कई बार देखोगे जैसे ये चार्ज है, तो चार्ज के साथ आपको हो सकता है दो प्रीपोजिशन दिखा है। मैं समझा रहा हूँ कि याद करते वक्त आपको क्या क्या दिक्कत आएगी, उसको ध्यान रखना क्या क्या आएगा। जैसे चार, और सब जो क्वेश्चन पूछा मैं उसी को समझा रहा हूँ, और ऐसे 400-500 वर्ड है, ताकि आप जब खुद से रीडिंग लगाओ, याद करने जाओ, तो समझाना डिफरेंस। कि जैसे उसमें लिखा रहता है कभी कभी चार्ज नाउन है, चार्ज वर्ब है, तो ऐसा भी होता है कि चार्ज अगर नाउन है तो नाउन के साथ अलग रूप में दूसरा प्रीपोजिशन आता है, और यही अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया चार्ज, तो अलग प्रीपोजिशन होता है। जरा इसको एक से समझो क्या कि चार्ज जब नाउन के रूप में यूज होता है इसका प्रीपोजिशन ऑफ होता है, और चार्ज जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है इसका प्रीपोजिशन विथ होता है। जैसे देखिए, ही इज इन चार्ज, अब इन के बाद ये चार्ज आया तो पक्का नाउन ही होगा, प्रीपोजिशन के बाद। ही इज इन, लिख दो दिस स्कूल, तब क्या होगा, ही इज इन चार्ज ऑफ दिस स्कूल या विद दिस स्कूल। he has taken the charge of, he has taken, तो taken verb हो गया, charge noun हो गया, he has taken the charge, तभी तो charge के पहले द आ रहा है, या taken charge ऐसे भी लिखते take charge, तो take charge अगर लिखेंगे तो take verb है, charge noun है, take में take verb है और charge फिर क्या है, noun है। take का ऑब्जेक्ट क्या लिया तो charge लिया, take का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, नाउन करेगा। तो इसके साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, he is in charge of। लेकिन कहते हैं कि उस पर चार्ज का मतलब आरोप लगाना भी होता है, चार्ज का मतलब आरोप लगाना, चार्ज का मतलब हुआ भार, ही हैज टेकन चार्ज, उसने भार लिया, तो चार्ज का मतलब हुआ भार, अब भार लेने का मतलब वजन नहीं, जिम्मेदारी, चार्ज का मतलब जिम्मेदारी, ही हैज बीन इन द चार्ज ऑफ, ही हैज टेकन द चार्ज ऑफ, उसने जिम्मेदारी ली, भार उठाया। तो जब चार्ज का मतलब जिम्मेदारी या भार है तो वो नाउन है, और चार्ज का मतलब आरोप लगाना भी होता है, तो अब क्या लिखेंगे, लिख देगा ही वॉज चार्ज्ड with his wife's murder। अब ये जो was है और ये जो charged है ये V3 है, और पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो ये चीज आपको समझ समझ के याद करना पड़ेगा। उसमें लिखा रहेगा नाउन है तो ये प्रीपोजिशन
वर्ब लोग समझते नहीं कि ये नाउन है तो अलग प्रीपोजिशन, वर्ब है तो अलग प्रीपोजिशन। अब समझ में आ जाएगा कि नाउन है तो अलग प्रीपोजिशन, वर्ब है तो अलग प्रीपोजिशन, कहना क्या चाह रहा है। तो इस सेंटेंस में जो चार्ज इस्तेमाल हो रहा है नाउन की तरह आ रहा है, इसमें ऑफ आ गया। ही वॉज चार्ज विथ, अब यहाँ चार्ज क्या है, वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए चार्ज का प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को जो जहां ऐसा सब वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता, जैसे 500 वर्ड उसमें 10-20 वर्ड 25 वर्ड ऐसा होगा, तो उसको बड़ा ध्यान एग्जाम वाले का ध्यान हुई, जहां थोड़ा सा डिफरेंट होता है एग्जाम वाले का ध्यान वहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे मान लो एग्जाम्पल देगा डाई, तो कभी दे देगा डाई के साथ ऑफ, कभी दे देगा डाई के साथ फ्रॉम। अब इसमें क्या है कि डाई ऑफ, कि कोई अगर नॉर्मल डिजीज वगैरह से मर गया तो उसका प्रीपोजिशन क्या, ऑफ। जैसे कहा ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, कॉलरा हो गया मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, कि कैंसर से मर गया। कोई नॉर्मल डिजीज है, मतलब नॉर्मल का डिजीज, बीमारी क्या है, मरने का एक नॉर्मल कारण है। बीमारी तो मरने का नॉर्मल, कि कोई बीमार पड़ेगा और सीरियस बीमारी अगर कोई है जाएगी, तो मेरा बीमार होना क्या है, मरने का नॉर्मल कारण है। इस बात को मानते हैं, इस बात को समझते हैं कि बीमार पड़ना मरने का बहुत ही नॉर्मल कारण है। तो इसलिए क्या होगा, ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर लिख दिया, ही डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन मतलब कि देखिए कभी कभी एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन कैसे लग रहा है। डाई को वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम क्या है, अगर कोई दूसरा कोई का बीमारी के अलावा कोई अदर रीजन, बीमारी नहीं है बल्कि कोई दूसरा कारण है, अननेचुरल कोई कारण है, जैसे कहते हैं ही डाइड फ्रॉम, कुछ भी लिख दिया क्या, जैसे हम कह रहे हैं खून बहने से मर गया। खून बहना तो कोई नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा ही डाइड फ्रॉम ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग हो रहा था, खून बह रहा था, खून बहता गया, कहीं चोट लग गया, कोई कट गया। तो खून बहना कोई बीमारी नहीं है ना, खून बहना तो कोई काट दिया तो खून बहने लगा, तो ये एक्सीडेंटल हो गया दूसरा का। तो अब इसमें ही नहीं, यानी ही डाइड ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कोई बीमारी नहीं है। तो आपने और काट दिया, किसी को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगा और उससे वो मर गया, तो क्या होगा, ही डाइड फ्रॉम। ऐसी चीजों को ध्यान रखना है जब आप वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन को याद करें। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ याद करके कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। और अगर एक ही चीज के साथ कभी कभी ऐसा भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगा, जैसे हम लिखते हैं एंग्री, तो इसमें देखिएगा कि एंग्री के साथ आपको एट भी होगा और एंग्री के साथ विथ भी होगा। अब उसमें एक्सप्लेन क्या करेगा, कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई एक्शन है तो उसके साथ हम एट लगा रहे हैं, कोई लिविंग थिंग है तो उसके साथ हम विथ लगा रहे हैं, इस तरह का। तो ये सब कुछ देखिएगा, लिविंग थिंग, हर चीज को समझना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ यार कि जब खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप ये समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो अगर वो कह रहा है जैसे क्या, ही लिखा ही इज एंग्री विथ मी, कि वो मुझसे गुस्सा है, तो मी विथ का इस्तेमाल यहाँ क्या है, तो विथ का इसलिए कि यह व्यक्ति से गुस्सा है, लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन हम कहते हैं ही इज एंग्री एट माई बिहेवियर, तो वो मेरे अब हिंदी में दोनों वही, वो मुझसे गुस्सा है, वो मेरे व्यवहार से गुस्सा है, वो मुझसे गुस्सा है, वो मेरे व्यवहार से गुस्सा है। एक ही ऐसा हिंदी में कहा कि मुझसे गुस्सा है या मेरे व्यवहार से गुस्सा है, हिंदी में दोनों से कह रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, कभी कभी हर प्रीपोजिशन में ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं, ये भी ध्यान रखना, किसी किसी प्रीपोजिशन के साथ आता है कि आपको देखना पड़ेगा कि लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के साथ अलग प्रीपोजिशन होगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो यह जहां जहां होगा उसको गौर से सर्कल करके अच्छे से याद करना। अच्छा ये वर्ड है, इसमें अगर लिविंग थिंग के साथ आता है तो ये प्रीपोजिशन है, नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है तो ये है, नाउन के साथ ये बनकर आता है या नाउन के साथ आता है तो ये प्रीपोजिशन है, नाउन के वर्ब के साथ आता है तो ये प्रीपोजिशन है। इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा, नाउन की तरह यूज होगा तो ये प्रीपोजिशन है, वर्ब की तरह यूज, इन सबको ध्यान रख। सारे वर्ड ऐसे नहीं है, 500-600 वर्ड में से कुल मिला के 70-80 वर्ड्स होंगे, इसमें आपको टू का, वर्ब का, नाउन का, एडजेक्टिव का, लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का, या मान लो 100 वर्ड्स, तो उसको उस 100 वर्ड को सर्कल कर लेना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। तो एग्जाम के पहले उसको 6 महीने बाद एग्जाम है तो उसको हर वीक एक बार देखते जाइए, ये तरीका है अगर हम चाहते हैं कि। और प्रीपोजिशन की वजह से ये ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन की वजह से ही आपके एग्जाम में कभी परफेक्ट स्कोर नहीं बनते।
ये प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन में अधिकांश चीजें याद करने और समझ कर याद करने की चीजें हैं और उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और प्रीपोजिशन सिंपल सा ऐसी गलती करता है कि अगर नहीं पता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रीपोजिशन की भी गलती है, ये भी नहीं पता चलता है। प्रीपोजिशन की समस्या क्या है कि प्रीपोजिशन की गलती है, ये पता ही नहीं चला। अगर आपको नहीं पता, आप याद करके नहीं गए, आप समझ के नहीं गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रीपोजिशन की गलती है। तो क्वेश्चन ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, पता नहीं चलेगा किस शेड्यूल में गलती था। चलिए मैं आपको पीडीएफ पढ़ा देता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।